नमस्कार, खबर 1 मिनट के साथ मैं हूं अनुपम। आइए देखते हैं 1 मिनट पे पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीडब्ल्यूडी विभाग में बड़ी कार्रवाई की है। विभाग में ट्रांसफर में गड़बड़ी के आरोप में अब तक 6 अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी विभाग में ट्रांसफर में गड़बड़ी को लेकर सीएम योगी के एक्शन के बाद 6 अधिकारियों पर सस्पेंशन की गाज गिरी है। इसके साथ ही मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी को हटा दिया गया है। ट्रांसफर में गड़बड़ी करने के आरोप में एचओडी मनोज गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी पंकज दीक्षित और प्रधान सहायक संजय चौरसिया को भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही ईएनसी राकेश सक्सेना भी निलंबित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ईएनसी शैलेंद्र यादव पर भी कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही उन अधिकारियों के भी होश उड़ गए होंगे जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी की कार्रवाई की खबर को न्यूज 18 ने सोमवार रात को ही दिखा दिया था। आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 55 अहम फैसलों पर मोहर लगी है। बुंदेलखंड को लेकर कृषि विभाग ने खास प्लान बनाया है। कैबिनेट की बैठक में 18 नई नगर पंचायत के गठन के साथ बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। इसके अलावा निवेशकों को राहत देने के लिए बॉयलर नियमावली के तहत 2 साल की सजा खत्म कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने 55 प्रस्ताव पारित किए हैं। बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाया जाएगा। प्राथमिकता उन किसानों को मिलेगी जिनके पास देसी गाय होगी। पहले चरण में 235 क्लस्टर बनेंगे और हर एक क्लस्टर में 50 हेक्टेयर का होगा। इसके अलावा पिछले 100 विकास खंडों में फेलोशिप कार्यक्रम के तहत 30,000 रुपए महीने की मदद देने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। एक महत्वपूर्ण फैसला बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों के 47 विकास खंडों के भीतर प्राकृतिक खेती जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है उसके अनुसार प्रत्येक विकास खंड में 500 हेक्टेयर के क्लस्टर के रूप में चरणबद्ध तरीके से करने का फैसला किया है। लखनऊ में न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास कार्यक्रम द लीजेंड का आयोजन हुआ जिसमें कई सरकार के मंत्रियों ने और दिग्गजों ने शिरकत की। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री भी इस कार्यक्रम के जरिए सरकार का पक्ष रखने पहुंचे। लखनऊ में न्यूज 18 के मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा हुआ। द लीजेंड कार्यक्रम के तहत सभी दिग्गजों ने अपनी बात रखी। न्यूज 18 के मंच पर पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया कि प्रदेश में अब संगठित अपराध पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं कह सकता हूं कि 2017 से लेकर 22 तक जितने भी संगठित माफिया गिरोह थे वो पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। उन पर कड़ी कार्रवाई की गई, उनको जेल में भेजा गया और जो आपसी वैमनस्यता के कारण जो अपराध होते थे उन पर भी कड़ी कार्रवाई हमारी सरकार ने की। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कामों की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम पाठक ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराने में सरकार सफल रही है। डायलिसिस की सुविधा सब जनपदों में नहीं थी। मेडिकल कॉलेज पीजीआई लोग चक्कर लगाते थे, लोहिया चक्कर लगाते थे। हम सभी जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा देने जा रहे हैं। अभी 63 जनपदों में हम पहुंच गए हैं जहां निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उपलब्ध है। हम 75 के 75 जनपदों में मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाहन कटान के लिए कुख्यात सूतीगंज पर योगी सरकार 2 में कार्रवाई लगातार जारी है। चोरी के वाहन काटने के लिए कुख्यात अजरुद्दीन उर्फ अज्जू के घर को पुलिस ने कुर्क कर लिया। मेरठ के सोतीगंज में चोरी के वाहनों की दुकान अब बंद हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई जारी है। आज वाहन काटने वाले कुख्यात अजरुद्दीन के घर की कुर्की हुई। अजरुद्दीन के 2 मकानों पर प्रशासन ने ताला लटका दिया है। अवैध रूप से अर्जित किया गया था, जिसे कुर्क किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आदेश के द्वारा जब्त किया गया है और श्रीमान साहेब फुल कैंट को इसका प्रशासन नियुक्त किया गया है। अब उस मकान को न तो कोई खरीदा जा सकता है, न ही बेचा जा सकता है और ये श्रीमान साहेब के नियंत्रणाधीन रहेगा। पुलिस ने मेरठ के पटेल नगर और सोतीगंज में मौजूद दोनों ही घरों को कुर्क कर लिया। आरोपी अजरुद्दीन पर 4 केस दर्ज हैं। इसके गैंग का नेटवर्क यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब समेत राजस्थान में भी फैला हुआ था। अब इसके नेटवर्क पर प्रहार शुरू हो गया है।
मुजफ्फरनगर में माफिया सुशील मूछ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रंगदारी के कुख्यात सुशील काफी लंबे समय से अपराध की दुनिया में रहा है। मुजफ्फरनगर में कुख्यात सुशील मूछ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क कर दिया। पश्चिमी यूपी में रंगदारी और लूटपाट के मामले में जेल में बंद कुख्यात सुशील की 57,36,000 रुपए की अवैध संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। फिलहाल कुख्यात सुशील मूछ जेल में बंद है। भोपा थाना पुलिस ने कुख्यात की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया। मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा कुख्यात गैंगस्टर माफिया सुशील मूछ की करीब 57.5 लाख की अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के तहत कुर्क किया गया है। शासन द्वारा पेशेवर माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कुख्यात गैंगस्टर माफिया सुशील मूछ, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में लूट, हत्या, गैंगस्टर आदि जैसी संगीन धाराओं में कुल 41 मुकदमे पंजीकृत हैं। ललितपुर में एक स्कूल का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी का काम कराया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल पर लोग स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ललितपुर में इंग्लिश मीडियम स्कूल के छोटे छोटे बच्चों से फावड़ा और तसला लेकर मजदूरी कराए जाने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला बार ब्लॉक कस्बे के इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल का है, जहां बच्चों से स्कूल प्रशासन मजदूरी का काम करवा रहा है। सरकार कायाकल्प योजना के जरिए शिक्षा के विकास के लिए तमाम प्रयास कर रही है। वहीं स्कूलों में तैनात शिक्षक सरकार की मंशा पर पानी फेरने में जुटे हुए हैं। इस स्कूल के अध्यापक बच्चों के हाथ में कलम और कॉपी की जगह फावड़ा और तसला देकर मजदूरी करा रहे हैं। बच्चों के मजदूरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बाद परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। कानपुर देहात के डेरापुर ब्लॉक में स्कूल में मासूम छात्र से पानी की टंकी साफ कराने पर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग के आला अधिकारियों ने बच्चों से काम लेने पर कार्रवाई की बात कही है। कानपुर देहात के डेरापुर ब्लॉक के स्कूल में टंकी साफ करते इस बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में छोटे बच्चे से छत की टंकी साफ कराई जा रही है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। ये वायरल वीडियो डेरापुर ब्लॉक के अकारू ग्राम के पूर्व माध्यमिक विद्यालय का है और वीडियो में दिखाई दे रहे शख्स विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। इस वीडियो की जानकारी मिलने के बाद बीएसए स्कूल के स्टाफ समेत प्रधानाचार्य पर कार्रवाई की बात कही है। इसके लिए कर्मचारी होते हैं जो सुबह साफ सफाई करते हैं। ऐसे स्कूलों की भी खबरें अगर आ रही हैं जहां साफ सफाई समय से नहीं हो रही है और बच्चों से सफाई कराई जा रही है, उसकी भी एक लिस्ट बनाई जाएगी और कठोर कार्रवाई की जाएगी हेडमास्टर के खिलाफ। और जो भी टीचर उसके साथ में अगर मिला है, चाहे वो उसका सहायक अध्यापक है या शिक्षा मित्र हैं, कोई भी हैं, उन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी ताकि आगे से इस तरीके की न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों आरोपी लखनऊ के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने नमाज पढ़ने वाले लोगों से पूछताछ की। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए आरोपियों में से एक आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार की है। आरोपियों का कहना है कि सामान्य तौर पर यह नमाज पढ़ी गई थी। दरअसल 12 जुलाई को मॉल के 2nd फ्लोर पर नमाज पढ़ी गई थी, जबकि 13 जुलाई को नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने भी मॉल में हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की। उधर लुलु मॉल में नमाज को लेकर अखिलेश यादव ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 का चुनाव जीतने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। मुझे तो यहाँ तक बताया है कि उत्तर प्रदेश का 2024 से पहले माहौल खराब करने के लिए इसी तरह के ट्रेन कर करके लोग भेजे जा सकते हैं। और जहाँ तक धार्मिक स्थानों का सवाल है, फैजाबाद में धार्मिक स्थानों पे किसने फेंका था मांस? आज जो कन्नौज में खबरें आ रही हैं वो किसने फेंका? सब बीजेपी के लोग हैं इसमें। कानपुर में बंदरों के आतंक से परेशान लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, देखिए। मंगलवार का दिन, हाथ में बानरों की तस्वीर। अगर ये नजारा देखकर आप सोच रहे हैं कि ये लोग हनुमान भक्त हैं, तो ठहरिए, यहाँ मसला जरा उल्टा है। तस्वीरें कानपुर के कलेक्ट्रेट परिसर की हैं और यहाँ इकट्ठा लोग बंदरों के आतंक से परेशान हैं, जो अपनी शिकायत लेकर जिलाधिकारी और कमिश्नर के पास आए हैं। 4 किलोमीटर की पदयात्रा करके ये कानपुर के प्रतिष्ठित व्यापारी और व्यापार संगठन के लोग इस वक्त दहशत किसी अपराधी से नहीं बल्कि इन बंदरों से, जिनकी वजह से कईयों पर ये हमला कर चुके हैं और एक महिला को कुछ दिन पहले अपनी जान गंवानी पड़ी।
दरअसल कानपुर के कई इलाकों में बंदरों का आतंक फैला है, जिससे लोगों में दहशत फैली है। इतना ही नहीं, कई बंदर अब तक कई बच्चों को भी चोट पहुंचा चुके हैं। परेशान लोगों ने अब जिलाधिकारी से बंदरों को पकड़ने की अपील की है। रामपुर में आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के अंदर छात्रों का हंगामा आखिरकार खत्म हो गया। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाया, जिसके बाद बच्चों ने हंगामा बंद किया। दरअसल आज अचानक कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे करीब 150 छात्रों ने अंदर से ताला लगा लिया और छत पर चढ़कर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान छात्रों ने चेहरे को कपड़े से ढक लिया था। दरअसल छात्र हॉस्टल और स्कूल के अंदर की व्यवस्था से नाखुश थे और प्रबंधन का विरोध कर रहे थे। आनन फानन में पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्रों को समझाया और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया। बच्चों से बात हुई है और चूंकि पूर्व में इनसे इंटरेक्शन रहा है तो उन सब ने मैंने ये भी कहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या हो तो उसको सही हमें आके बता दें या जो हमारे अधिकारी हैं उनसे भी बात कर लें। और चूंकि अनुशासन प्रिय सारे बच्चे बने और चूंकि अच्छे बच्चे यहाँ के बहुत टैलेंटेड बच्चे भी हमने देखे हैं, कई नौकरियों में सक्सेसफुल भी बच्चे यहाँ से हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि सब आगे से हम लोग अनुशासन के आधार पर ही आपको कोई भी बात बताएंगे। कानपुर में बाबा बिरयानी यानी कि मुख्तार बाबा की कलई एक एक कर अब खुले लगी है। कैंसर पीड़िता के दुकान कब्जाने के आरोप में मुख्तार बाबा समेत 6 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। कैंसर पीड़िता की दुकान कब्जाने के मामले में मुख्तार बाबा समेत 6 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। एसीपी की रिपोर्ट पर डीएम ने कार्रवाई की। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जांच के बाद केस दर्ज हुआ है। मुख्तार बाबा की कलई अब लगातार खुलती जा रही है। मुख्तार ने अपने 7 साथियों को भी दुकानों पर कब्जा कराया था। इससे पहले मुख्तार बाबा पर जुमे के दिन कानपुर में दंगा भड़काने का भी आरोप लगा है। देखिए, इसमें एक महिला पेश हुई थी, जीनत आजमी, और उसका ये आरोप था कि उसके पति ने करीब 16 दुकानें बनवाई थी और जिसमें से 8 मुख्तार बाबा के पास और अन्य लोगों के पास किराए पे दी हुई थी। और उसके आरोप ये थे कि इन दुकानों के फर्जी कागजात तैयार करके उन्होंने किसी और को बेच दी। इस पूरे प्रकरण की मेरे द्वारा एसीपी से जांच कराई गई। जांच कराने के पश्चात ये तथ्य प्रथम दृष्टया सही पाए गए तो उसमें हम लोगों ने एफआईआर पंजीकृत की है। अब इसमें और अन्य जांच करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ों पर बारिश और बाढ़ से त्राहिमाम मची हुई है तो गोरखपुर में किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। बादलों की बेरुखी ने फसलों का क्या हाल किया है, देखिए जरा। एक तरफ देश के कई इलाके बाढ़ से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ गोरखपुर के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं। बारिश न होने के चलते धान की फसल लगभग सूख चुकी है, जबकि खेतों में दरारें पड़ चुकी हैं। समस्या इस तरीके से है कि जब से हम लोग रोपा किए हैं, रोपा तो किसी तरीके से कर दिए, तभी से जो है एक बूंद पानी नहीं बरसा और सब हम लोगों का धान जो है एकदम दरारा फट करके सब सूख गया है। और पानी चलाने के बाद एक दिन रहता है, उसके बाद जो है बाकी दूसरे दिन भी सूख जाता है। और उसके बाद जो है अब पानी चलाने का भी क्षमता नहीं हम लोगों के पास रह गया है। अब तो जो कुछ है भगवान के भरोसे सब छोड़ दिया जाएगा। किसानों की माने तो ज्यादातर किसानों की फसल सूख चुकी है और जो फसलें बची हैं उन्हें बचाने के लिए लगातार सिंचाई करनी पड़ रही है। यानी बादलों की बेरुखी से अन्नदाता कंगाली की कगार पर है। ऐसे में किसानों का कहना है कि इस मुश्किल वक्त में सरकार उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।